नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। सीहोर के श्यामपुर के कई पुलिस थानों में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में अहमदपुर थाने में एक जन संवाद बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने आम नागरिकों के मन में व्याप्त कई प्रकार के भ्रम को दूर किया। लोगों ने पुलिस से मांग की कि इलाके में ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक किया जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक बड़वानी पुनीत गहलोत के निर्देशन में बड़वानी जिले के सभी 15 थानों में पुलिस जनसंवाद आयोजन किया गया। इस जनसंवाद कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक, मीडिया बंधु, डॉक्टर, वकील, छात्र, समाज सेवी संगठन, व्यापारीगण, शिक्षक आदि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों ने अपनी सहभागिता की। जनसंवाद में लोगों ने काफी अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की और पुलिसिंग को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर भी चर्चा की गई। नागरिकों ने आश्वासन दिया कि वो भी पुलिस का यथासंभव सहयोग करेंगे। जी, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार आज मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा डीजीपी श्री सुधीर कुमार सक्सेना सर के नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक थाने में पुलिस जनसंवाद आयोजित किया गया है, जिसका समय दोपहर 12 से 2 रखा गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो जनता और पुलिस के बीच में प्रभावी संवाद स्थापित करना था, ताकि जनता को जो पुलिस से अपेक्षाएं हैं वो पुलिस अधिकारी कर्मचारी जान सकें। ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में, पुलिस के कार्यशैली के बारे में, इसके बारे में चर्चा आपसी चर्चाएँ हुई। उन्होंने उनका समस्या का समाधान बताया। वहीं उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बीती रात से लगातार हो रही बारिश आज थम तो गई, लेकिन आसपास में दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। बारिश थमने से लोगों ने राहत की सांस ली। जनपद में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने से निचले हिस्सों में ठंड काफी बढ़ गई। बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। बेमौसम हुई बारिश ने लोगों को एक बार फिर दिसंबर जनवरी की याद दिला दी। ऐसे में मार्च के महीने में एक बार फिर ठंड लौट आई। तो निचले हिस्सों में तापमान भी गिरावट साफ तौर पर दर्ज किया गया। कर्णप्रयाग में भारी बारिश के चलते यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई। जगह जगह पर जाम जैसे हालात बन गए, लेकिन जिस तरीके से बादल जो है वो किस तरीके से चारों ओर दिखाई दिए, तो कर्णप्रयाग में बारिश से थोड़ी सी लोगों ने अब हालांकि राहत की सांस ली है। वहीं रायपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक कैदी को सरायपाली जेल से उपचार के लिए महासमुंद जिला चिकित्सालय लाया गया था, लेकिन कैदी चिकित्सालय से फरार हो गया। कैदी के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अब मामला दर्ज कर कैदी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में 8 मार्च को महाशिवरात्रि परंपरागत उत्साह के साथ मनाई जाएगी। विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। महाशिवरात्रि पर मंदिर के पट दर्शनार्थियों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। इस साल 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसी को लेकर स्थानीय प्रशासन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों की मानघाटा थाना परिसर के कंट्रोल रूम में पुनासा एसडीएम शिवम प्रजापति के साथ एक बैठक हुई। एसडीएम ने व्यापक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एसपी वीरेंद्र सिंह, एसडीएम शिवम प्रजापति, सीएमओ मोनिका पाटिल मॉनिटरिंग के साथ ही मौके पर मौजूद रहे। शिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को आने वाला है, तो इसमें जो मेन फोकस रहता है वो मंदिर में दर्शन करने के लिए होता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह पहले कुछ जो समस्या में देखी गई हैं कि पार्किंग में समस्या आती है, लोग अंदर गाड़ी ले आते हैं, तो इस बार उनको पहले ही रोक दिया जाएगा और परमानेंटली बैरियर लगा दिए जाएंगे, जिससे कि गाड़ियाँ जो है बड़े वाहन अंदर ना आए। और सबको, जितने भी आश्रम वाले हैं जिनको भी भंडारा करना होता है, तो सबसे ही पहले सूचना ले ली जाएगी कि उनके कौन सी गाड़ी है जो अंदर आना चाहती है भंडारे को लेकर किसी। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। मीरापुर कोतवाली पुलिस चेकिंग के दौरान एक कार की तलाशी ली गई। वहीं कार में 30
किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि 2 शातिर तस्कर कार में सवार थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार में सवार दोनों तस्करों के नाम चंद और फाजिल बताए जा रहे हैं। तस्करों ने पूछताछ में बताया कि गांजा उड़ीसा से लेकर के आ रहे थे। जब्त गांजे की कीमत करीब 7.5 लाख रुपए है। तो गांजे की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। किस तरीके से जो जब्त गांजे की कीमत, लेकिन 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि कहां से आया था और कहां ले जाया जा रहा था और कहां पर इसकी खपत होनी थी, इसका खरीदार कौन था। ये तमाम सारे सवाल हैं जिन पर पूछताछ लगातार जारी है। सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी पुलिस थानों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। भिंड में भी एसपी डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में जिले के सभी थानों में जनसंवाद किया गया। उमरी थाने में डीएसपी हेडक्वार्टर संजय कोचा के मार्गदर्शन में टीआई रविंद्र शर्मा, जनपद अध्यक्ष सरोज रामकेश बघेल समेत सरपंच, जनपद सदस्य, व्यापारी एवं आम जन की मौजूदगी में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोगों ने सड़क दुर्घटनाएं, अवैध शराब, रंगदारी, सड़कों पर अतिक्रमण जैसी समस्याओं को रखा। एसपी हेडक्वार्टर संजय कोचा एवं टीआई रविंद्र शर्मा ने कहा कि आप लोगों के सुझावों पर अमल किया जाएगा। पुलिस ने भी आमजन से कहा कि आपकी नज़र में कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। छोटे विवादों का निराकरण आपस में ही निपटाएं। सक्षम लोग एवं व्यापारी वर्ग सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और किसी अपराध में निर्दोष को न फंसाएं। पुलिस ने युवाओं से अवैध हथियार एवं तेज गति से वाहन चलाते हुए रील न बनाने की अपील भी की। अधिकतर लोगों के एक तो अवैध शराब संबंधी कहीं बिक्री के संबंध में और भी अन्य विवादों के संबंध में लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पॉइंट बताए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन पर अमल किया जाए और अधिक से अधिक इन लोगों की समस्या को दूर किया जाए। आपकी ओर से क्या अपील की गई है? हमारी ओर से अपील यही की गई कि जब भी कोई शिकायत हो तो आप डायरेक्ट हमें नंबर बताएं। हम उनका नाम कभी भी उनका उजागर नहीं करेंगे और अगर कहीं भी इस तरह की घटना घटती है, कुछ होता है, तो कम से कम हमारा एक निवेदन भी इनसे ये रहा कि झूठे नाम ना लिखाया जाए। जो भिंड का एक कल्चर है उस पर एक लगाम लगाने के प्रति हम खुद स्वयं प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों से भी अपील की गई है। जनसंवाद का आयोजन किया गया है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन जी के निर्देशन पर तथा सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय श्री असित यादव जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव पाठक जी तथा एसडीओपी साहब के निर्देशन में हमने यहाँ आयोजन किया है और इसमें आज पब्लिक से हमारी खूब बात हुई है। उसका उद्देश्य था जनता और पुलिस के बीच में जो गैप है उसको हम भरसक तरीके से कम कर सकें। उनने भी हमें सुझाव दिए हैं, ट्रैफिक को लेके सुझाव हैं, हेलमेट को लेके सुझाव हैं, शराबबंदी को लेके सुझाव हैं, चोरी कैसे रोकी जाए इसको लेके सुझाव हैं। हमने लोगों से अपील की है कि फर्स्ट अपील हमारी यही है व्यापारियों से कि भीड़ भाड़ अपनी दुकान के सामने ना करें। मध्य प्रदेश में पुलिस और आमजनों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से सतना जिले के चित्रकूट अनुभाग अंतर्गत मझगवा बरौदा थाना परिसर में बैठक आयोजित की गई। मझगवा थाने में थाना प्रभारी निरीक्षक आदित्य नारायण ध्रुवे, वन रेंजर पंकज दुबे ने बैठक में मौजूद आमजनों, जनप्रतिनिधिगण, व्यवसायियों से क्षेत्र में घटित होने वाले अपराधों के संबंध में चर्चा की। साइबर फ्रॉड रोकने के उपायों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में युवाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें सही तरीके से गाइडेंस देने, प्रतिभागी प्रशिक्षण दिलवाने, खेल कूद संबंधित प्रतियोगिता वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे से रामलला दर्शन की अभिलाषा और राष्ट्रीय अखंडता और एकता का संदेश लेकर लगभग 2 महीने पहले मल्हारी केशव पवार यात्रा पर निकले थे और आखिरकार उन्होंने अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन कर लिए। रामलला के दर्शन कर मल्हारी केशव खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। उन्होंने कहा, इस यात्रा का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता और एकता का संदेश देना था। तो 4000 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचे अयोध्या, रामलला के दर्शन की अभिलाषा हुई पूरी।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलग अलग रणनीति तैयार कर रही है और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को साधने का भरपूर प्रयास कर रही है। प्रदेश महामंत्री रामजी भारती ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीजेपी केंद्र की योजना को लेकर लाभार्थियों तक पहुंच रही। कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। बता दें कि 25 फरवरी से बीजेपी के कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जो मार्च भर चलेगी। शपथ के बाद कहा था कि सरकार जो है गरीबों के लिए संकल्पित सरकार होगी और 10 साल के कार्यकाल में हम निचले स्तर में गांव में गरीब तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किए हैं। पूरे देश में हर वर्ग, हर समाज, हर लोग उसके केंद्र सरकार की योजना के लाभार्थी हैं और ऐसी डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है। पूरे देश में लगभग 25 लाख करोड़ डाटा एकत्रित किए हैं, जिसमें 25 लाख में एक ही हितग्राही कई योजनाओं का लाभ लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद में थे, जहां उन्होंने फरीदाबाद हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई और खिलाड़ियों के साथ दौड़ भी लगाई। खास बात यह रही कि देर रात से आज सुबह तक जबरदस्त बारिश थी। बावजूद इसके फरीदाबाद में लोगों का जोश काफी हाई था और वो बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम मनोहर ने कहा कि फरीदाबाद के लोगों का जोश देखने लायक था और इसके लिए उन्होंने डीसी विक्रम सिंह को बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 90 साल की एक महिला धावक और विजेता धावकों को सम्मानित भी किया। 20,000 रुपया पूजा, आपके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। सुभाष रावल कितने किलोमीटर में दौड़? 5 किलोमीटर, उम्र 80 साल 6 महीने। अच्छा जी, इतनी दौड़ करने का राज क्या है? कैसे दौड़ रही है? मैं रोजाना 10 किलोमीटर सैर करता हूँ। मुझे सुन रहे हैं। जैसा हरियाणा में हम नए नए कार्यक्रमों की शुरुआत करके समाज के हर वर्ग को उनको एक खुशहाली, खुशी इस मुद्रा में लाने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने शब्द प्रयोग किया हैप्पीनेस इंडेक्स। हरियाणा का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़े, इसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो राहगिरी हो, चाहे मैराथन हो, चाहे साइकिल यात्रा हो, अलग अलग थीम को लेकर के हम करते हैं। आज उसी कड़ी में फरीदाबाद का हाफ मैराथन, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1 लाख लोगों का हुआ, लेकिन मौसम के थोड़ा सा बाधा डालने के बाद भी यहाँ मुझे लगता है कम से कम 50,000 लोगों की उपस्थिति हुई होगी। वहीं लखनऊ में आयोजित होने वाले यादव महाकुंभ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके लिए वो लखनऊ पहुंचे और उनके स्वागत के लिए प्रदेश भर में यादव चला अभी मोहन के साथ के बैनर लहरा रहे थे और वो राज्य के कई जिलों से आए यादव समाज के लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनके यूपी के दौरों को चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। यादव वोटर्स को साधने के लिए भाजपा सीएम मोहन को आगे कर रही है। तो यूपी में यादव महाकुंभ में शामिल हुए डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनके स्वागत के लिए जोर शोर से पहले से तैयारियां की गई थी और उन्होंने जो पिछली सरकारें थी उन पर भी जम करके निशाना साधा। खबरें अभी और भी, आगे की खबरें इस ब्रेक के बाद। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बोनीफाइड कोएड स्कूल आपके शहर में नरेला शंकरी अयोध्या बाईपास रोड पर स्थित है। साथ ही सीबीएसई एवं एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जिसमें प्ले स्कूल, प्री नर्सरी तथा कक्षा 1 से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं।
बोनीफाई स्कूल में आधुनिक तकनीकी एवं स्पोर्ट्स के साथ ही बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास किया जाता है। साथ ही डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, हाईटेक कंप्यूटर लैब, इंटरनेट सेवा, आधुनिक प्रयोगशाला, मेडिकल चेकअप, कैंटीन सुविधा। बोनीफाई प्ले स्कूल भोपाल में अयोध्या बाईपास नरेला शंकरी में स्थित है। टॉकिंग पेन टेक्नोलॉजी। बोनीफाई प्ले स्कूल में आपके 2 से 5 साल तक के बच्चे प्रवेश पा सकते हैं। बोनीफाई प्ले स्कूल के साथ बोनीफाई CBSE एंड MPBSE स्कूल में प्रवेश। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। खंडवा लोकसभा सीट से भाजपा ने एक बार फिर से ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया। टिकट के बाद बुरहानपुर में जश्न का माहौल है। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी समर्थकों के साथ डांस करते नजर आए। खंडवा शहर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घंटाघर तिराहे पर जश्न मनाया। इस दौरान खंडवा विधायक कंचन तन्वे भी डांस करती हुई नजर आई और आतिशबाजी की और मिठाइयां भी बांटी। गर्व की बात है कि आज राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने ज्ञानेश्वर पाटिल जी को दोबारा खंडवा संसदीय क्षेत्र से दोबारा चुना और प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने एक बार और जवाबदारी दी है। वैसे सांसद महोदय को ज्ञानेश्वर पाटिल जी को 2 साल 2.5 साल का समय मिला, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने अपना समन्वय करके और इस क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी योजनाओं का लाभ दिलाया। वहीं बहराइच के कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के विभिन्न रेंजों में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर कतरनिया घाट TFO बी शिवशंकर ने दिशा निर्देश पर वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कतरनिया घाट प्रभाग के मोतीपुर में बी शिवशंकर के नेतृत्व में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वन्य जीवों के संरक्षण पर कार्यकारी संस्था WWF ने स्कूली बच्चों और आम जनमानस को वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर जागरूक किया। वन्य जीवों के संरक्षण पर काम कर रही संस्था WTI ने एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय बड़दिया के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने वन्य जीवों की तरह तरह की तस्वीर बनाई। बाद में WTI की प्रोजेक्ट मैनेजर चौहान ने बच्चों को पुरस्कृत भी किया। आज का दिन इसी को समर्पित है। औरैया के पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने LIU इंस्पेक्टर और कोतवाल पंकज मिश्रा को सस्पेंड कर दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने बिना अनुमति के सदर कोतवाली क्षेत्र में वाहन रैली निकाली और पंकज मिश्रा ने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी थी। साथ ही जुलूस निकालने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई, जिस कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मैम, एक रैली के संबंध में एक खबर चल रही है, क्या है पूरा मामला? श्री ओम प्रकाश ओझा, जिला महासचिव सपा औरैया के द्वारा 2/3/24 को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक की कार्यकर्ता बैठक के संबंध में एक अनुमति प्राप्त की गई थी, जिसके संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से एक रील जो कि वायरल हुई उसका संज्ञान लिया गया। इसके संबंध में जानकारी हुई कि कुछ लोगों के द्वारा 15-20 गाड़ियों से हाईवे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में इस कार्यकर्ता बैठक से पूर्व एक रैली नुमा निकाली गई। कल देर शाम बीजेपी ने 195 लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। अमेठी से लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री व मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को टिकट मिला। पहली बार 2014 में स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 50,000 से अधिक वोटों से हराया था। एक बार फिर स्मृति ईरानी को अमेठी से प्रत्याशी बनाया गया। 2019 में सांसद बनने के बाद से स्मृति ईरानी लगातार अपने क्षेत्र में डटी हुई हैं और अब तक करीब 130 बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा भी कर चुकी है। वहीं हाल ही में गौरीगंज तहसील के मैदन मवई गांव में सांसद स्मृति ईरानी ने अपना निजी आवास बनवाया। अब इसी आवास से लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे।
किस प्रकार का आयोजन किया गया? यहाँ पे हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीदी जी को अमेठी लोकसभा का प्रत्याशी पुनः बनाया गया है। उसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे ढोल नगाड़े के साथ हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उसके उपरांत विधानसभा चुनाव संचालन समिति की और विधानसभा कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रदेश के मंत्री और प्रभारी अमेठी आदरणीय शंकर गिरी जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय रावत जी। भाजपा ने ललितपुर लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा पर फिर से भरोसा जताया। जैसे ही मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा को दोबारा टिकट मिलने की घोषणा हुई, उनके आवास के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सांसद ललितपुर से झांसी लौटे और कार्यकर्ताओं ने आवास पर उनसे मुलाकात की और बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़े बजाए गए, आतिशबाजी भी की गई। तो जम करके आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों की ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर जोश है, जश्न है, जुनून है और किस कदर अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आगे और काम किया जाए तो उन कामों को हम पूर्ण करने की कोशिश में लगेंगे। झांसी स्मार्ट लोगों का स्मार्ट शहर है, तो इसका तो विस्तार होना जरूरी है। ऐसे ही मोरानीपुर, ललितपुर, इनमें भी अब लोगों में नई आशा जागी है। इतने साल बाद बुंदेलखंड के लोगों में एक नई उमंग है, क्योंकि हम सबको प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योगी जी ने जो बुंदेलखंड के लिए किया है, आज तक हमारे इतिहास में नहीं हुआ। हम लोग सब उम्मीद रखते हैं कि वो जो विकास की गंगा बहना शुरू हुई, तो बुंदेलखंड वासियों को उसका पूरा लाभ इसी काम में। आपके दूसरे कार्यकाल में क्या लगता है कि जो हवाई अड्डा बहुत काफी दिनों से इंतजार है, तो मान लिया कि वो पूरा मिल जाएगा इस बार? गारंटी है सर, मोदी की गारंटी। मेरी गारंटी तो मेरे जो प्रधानमंत्री कहेंगे, मेरे जो कार्यकर्ता कहेंगे, मेरी जो जनता कहेगी। और क्या ऐसे काम थे जो इस कार्यकाल में आपके अधूरे रह गए? मेरे तीन बड़ी चीजें अधूरी रह गई थी। एक तो आपने जैसे कहा हवाई अड्डा, जिसकी हमको स्वीकृति मिल चुकी है। एक बहुत बड़ा कार्य हमारा है बीडा एक बार अच्छी तरीके से यहाँ पे पूर्ण रूप से फैल जाए और अच्छा काम उसमें हो जाए। और जो मैं चाह रहा हूँ, जो विजन है, जो आगे देख रहे हैं कि झांसी और इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में हम इतनी नौकरियां बनाए, इतनी नौकरियां कर लें कि लोग बाहर से पलायन करके बुंदेलखंड आए। वो है विजन, वो करवाना है। आज झांसी ललितपुर सीट पर हमारे झांसी ललितपुर के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद माननीय श्री अनुराग शर्मा जी को नरेंद्र मोदी जी ने, भाई अमित शाह जी ने, भाई नड्डा जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी भाई साहब ने जो उन पे विश्वास जताया है और पुनः उनको झांसी ललितपुर सीट से सांसद की उनका टिकट फाइनल हुआ है। इसलिए हम सब लोग आज माननीय सांसद जी के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और बड़ी संख्या में एकत्र होकर यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। रायबरेली में भूमाफियाओं की नजर अब मंदिरों पर पड़ चुकी है। ताजा मामला शहर के हाथी पार्क के पीछे बने रविदास मंदिर का है, जहां पर भूमाफिया के द्वारा मंदिर के दोनों तरफ ताला लगाकर कब्जे करने की कोशिश की गई, जिसको लेकर कई सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन कर भूमाफियाओं पर कार्रवाई की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए राजेश कुरील ने बताया कि 1978 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। पहले भी कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक भूमाफिया पर किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। क्या परिचय? मेरा नाम राजेश कुरील है, मैं सामाजिक संगठन विश्व दलित परिषद का अध्यक्ष। सर, क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ? कार्यक्रम यह है कि हम लोगों को 1958 में रविदास समाज और उनके अनुयायियों को संत रविदास मंदिर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने जिला पंचायत की ज़मीन पे एक कीता प्लाट जो है हम लोगों को पट्टा किया था, जिसमें 1978 में बाबू बैजनाथ कुरील जी के, हम लोगों के जो समाज के नेता थे बाबू बैजनाथ कुरील, जो रायबरेली के प्रथम सांसद थे, उनकी अगुवाई और उनके नेतृत्व में 1978 में जो रविदास मंदिर का निर्माण होकर सामाजिक और सार्वजनिक इसको पूजा पाठ के लिए समर्पित किया गया था। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।